नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, कहा जाता है बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। यानी हमें अपने जीवन की बीती हुई पुरानी बातों को भूलकर हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए और यही सफलता का रहस्य भी है। किसान भाइयों बहनों, आज जैसे कि सोमवार है, सप्ताह का पहला दिन और हर दिन हमारे लिए होता है एक नई शुरुआत। तो आज के इस खूबसूरत से दिन में हम आपके लिए कृषि से जुड़ी हुई कौन कौन सी नई जानकारियां लेकर आए हैं, ये जानने के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। 30 वर्ष बाद चीन को पछाड़कर भारत विश्व कपास उत्पादन में नंबर 1। देसी नस्लों के 2 प्रजनन केंद्रों के लिए 50 करोड़ सरकारी निवेश। नाशवान खाद्य वस्तुओं के ट्रांसपोर्टरों के लिए निशुल्क टोल नंबर। किसानों की कंपनियों ने खोली नई राहें और औषधीय पौधों की खेती से लाभ ही लाभ। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। मौजूदा वर्ष में भारत कपास में विश्व का पहले नंबर का उत्पादक देश बन जाएगा। पिछले 30 वर्ष में पहली बार चीन को पछाड़कर भारत कपास उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर पहुंचेगा। कपास उत्पादन में चीन को पहले नंबर की पदवी से हटाते हुए इस वर्ष भारत विश्व में कपास उत्पादन में पहले नंबर पर पहुंच जाएगा। पिछले 30 वर्षों से लगातार चीन ही पहले नंबर पर बना हुआ था, लेकिन अब भारतीय किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत कपास उत्पादन में नया रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहा है। वैश्विक कपास बाजार में चीन का दबदबा अब खत्म हो जाएगा। भारत ने कपास उत्पादन में 2005-06 में अमेरिका से दूसरे सबसे बड़े कपास उत्पादक का दर्जा छीना था और सरकारी सहायता कार्यक्रम से कपास उत्पादकों को मिल रहे प्रोत्साहन से करीब 3 करोड़ बैल्स कपास का उत्पादन किया। एक बैल में 170 किलोग्राम कपास होती है। केंद्र सरकार देसी नस्लों की गायों के संरक्षण और इनके दूध उत्पादन में सुधार करने के लिए कृत संकल्प है। इसी के मद्देनजर देसी गाय व भैंसों के लिए 2 प्रजनन केंद्र 50 करोड़ रुपए की लागत से खोले जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि देसी गाय व भैंसों की दूध उत्पादन क्षमता में इजाफा करने के उद्देश्य से 2 प्रजनन केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि वर्तमान में देसी गाय व भैंस के विकास के लिए कोई केंद्रीय प्रजनन केंद्र नहीं है, इसलिए हमने राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्रों को खोलने का निश्चय किया है। ये केंद्र उत्तर व दक्षिण भारत में खोले जाएंगे और फिलहाल इनके लिए जमीन तलाशी जा रही है। देसी नस्लों के संरक्षण व विकास के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया है। इन प्रयासों से देश में बढ़ रही दूध की मांग से निपटने में आसानी होगी और उन्नत देसी नस्लें तैयार करने का रास्ता प्रशस्त होगा। देश में जितने भी ट्रांसपोर्टर जल्द खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं को रेफ्रिजरेटेड वाहनों से ले जाते हैं, उनकी किसी भी मुसीबत के समय मदद के लिए नया टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। नाशवान खाद्य वस्तुओं की परिवहन के दौरान होने वाली हानि में कमी करने के उद्देश्य से सरकार ने कई रास्तों में अटके रेफ्रिजरेटेड ट्रकों की तुरंत सहायता के लिए नया टोल फ्री नंबर जारी किया है। सभी बागवानी, डेयरी, दवाओं और अन्य प्रशीतलन वस्तुओं के लिए टोल फ्री नंबर है 1800-267-6233। ये नंबर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। आरवीसी यानी रिफर व्हीकल कॉल इन सेंटर की इस सुविधा को समर्पित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि इस ई गवर्नेंस पहल के द्वारा कृषि उपज की बाजारों तक पहुंच सुगम होगी। रेफ्रिजरेटेड परिवहन में आ रही दिक्कतों का आरवीसी के द्वारा समाधान मिल सकेगा, जो रास्ते में आ रही किसी भी दिक्कत को दूर करने में सक्षम होगा। युवा किसानों द्वारा हाल में शुरू की गई हजारों कंपनियां तेजी से उन्नति की राह पर अग्रसर हैं। इससे किसानों को बाजार के नए विकल्प मिल रहे हैं और साथ ही नई प्रौद्योगिकियों से भी वे रूबरू हो रहे हैं। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इन एफपीओ में कई किसान मिलकर अपनी कंपनी खोलते हैं और निर्यात व डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए अब करोड़ों रुपए का टर्नओवर प्राप्त कर रहे हैं।
हाल ही में महाराष्ट्र में करीब 1000 किसानों की कंपनियों ने राज्य स्तर के फेडरेशन का गठन किया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों को आ रही मार्केटिंग की समस्याएं और सस्ती ब्याज दरों व आसान शर्तों पर ऋण मिलने में आसानी होगी। किसानों को अपनी उपज के मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाकर बाजार में सीधे पहुंच बनानी आवश्यक है और इसके लिए किसानों व उत्पादकों द्वारा खुद की कंपनी खोलना काफी लाभकारी साबित हो रहा है। कंपनी बनाने से बाजार के विकल्प निर्यात के रूप में तो मिलते ही हैं, साथ ही अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां भी किसानों तक पहुंचती हैं। देश में औषधीय पौधों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिस कारण अच्छे दाम मिलने से किसानों का रुझान भी औषधीय पौधों की खेती की ओर मुड़ रहा है। देश में औषधीय पौधों का कारोबार करीब 10,000 करोड़ रुपए का है और इसमें करीब 15 से 20% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की जा रही है। किसानों ने भी औषधीय पौधों की खेती को व्यापक स्तर पर अपनाना शुरू कर दिया है। हरियाणा के कैथल जिले के ठाण गांव के किसान कई औषधीय फसलों को लगा रहे हैं और बढ़िया आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। अधिकतर औषधीय फसलों की उत्पादन लागत बेहद कम है। इस कारण किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा मिल जाता है। देश और विदेश में आयुर्वेदिक दवाओं की मांग बढ़ रही है, इसलिए इन औषधियों को बनाने वाली कंपनियां भी किसानों से सीधा संपर्क स्थापित करके औषधीय खेती करा रही है। औषधीय खेती में पारंपरिक खेती की तुलना में करीब 10 से 20 गुना तक मुनाफा है और इसे खाद्यान्न फसलों के साथ मिश्रित खेती के रूप में भी किया जा सकता है। लेकिन आवश्यक है कि किसान औषधीय खेती शुरू करने से पहले बाजार की व्यवस्था जरूर कर ले। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात में तेज बारिश की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, ओडिशा, कोंकण, गोवा तथा अंडमान व निकोबार में तेज बारिश की संभावना है। किसान भाइयों के लिए सलाह है कि इस मौसम में फॉल स्मट यानी आभासी कंड रोग आने की काफी संभावना है। इस बीमारी के आने से धान के दाने आकार में फूल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो बाजार में ब्लाइटॉक्स नाम से मिलती है, इस दवा का 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आवश्यकता अनुसार पानी में मिलाकर 10 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करें। अब कमोडिटी से जुड़ी कुछ खबरें। NCDEX में अच्छी मांग के चलते जौ के दाम में 0.9% की वृद्धि देखी गई है। बाजार में जौ की आपूर्ति थोड़ी कम है, जबकि जीरा में मांग की कमी के चलते NCDEX में इसके दामों में 0.33% की गिरावट देखने को मिली है। जीरे की आपूर्ति में तेज इजाफा होने से और मांग में कमी के चलते इसके दामों में फिलहाल कमी जारी रहने की संभावना है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
किसान भाइयों बहनों, इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक खेती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में पिछले दिनों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा एक विशेष दीक्षांत समारोह और वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक को एक विशेष मानद उपाधि प्रदान की गई। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। शोध, शिक्षा और प्रसार की त्रिवेणी लिए किसानों की आशाओं के प्रतीक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अपना विशेष दीक्षांत समारोह एवं संवाद का आयोजन किया गया। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एपी शिंदे सभागार में आयोजित इस विशिष्ट समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक डॉक्टर जोस ग्रोसिनो दा सिल्वा उपस्थित थे। इसके अलावा सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं सचिव डेयर डॉक्टर एस अयप्पन, भारत में FAO के प्रतिनिधि डॉक्टर पीटर आदि गणमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एस अयप्पन द्वारा मुख्य अतिथि तथा अन्य गणमान्यों के स्वागत के साथ की गई। उन्होंने मुख्य अतिथि डॉक्टर सिल्वा और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर MS स्वामीनाथन की उपस्थिति को गौरवमयी बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार डॉक्टर सिल्वा ने ब्राजील में जीरो हंगर कार्यक्रम में सफलता हासिल की है, वह विश्व स्तर पर उल्लेखनीय और आदर्श है। डॉक्टर अयप्पन ने भारत की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों में प्राप्त शोध सफलताओं और कीर्तिमानों का उल्लेख किया और इसे देश की गौरवमयी गाथा बताया। The architect of Form Zero, Zero Hunger. भूख उन्मूलन के वास्तुकार डॉक्टर जोस ग्रेजियानो पिछले 2 दशकों से विश्व भर के गरीबों और भूखों के लिए काम कर रहे हैं। भोजन प्राप्ति के मामले में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिवार निर्माण को बल देना, आय सृजन, संग्रहण तथा सामाजिक नियंत्रण भूख उन्मूलन के लिए आवश्यक हैं। You would appreciate a country with such diversity. आप इस बात की प्रशंसा करेंगे कि एक देश में जिसमें इतनी विविधताएं हैं और जिस देश ने इतनी प्राकृतिक आपदाएं झेली हैं, हाल ही में कश्मीर में भयंकर बाढ़ आपदा को झेला, इस सब के बावजूद भारत ने लगभग 4% की कृषि विकास दर हासिल की है। You are aware and we are talking about it. So absolutely we talk of the continuum of not just agriculture to food, to nutrition, to health, to environment and employment. That's the complete paradigm that we are addressing from the National Agricultural Research System. अपने विशिष्ट भाषण में सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने विशेष दीक्षांत समारोह के आयोजन को एक महत्वपूर्ण घटना बताया। उनका कहना था कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान देश का एक अति विशिष्ट संस्थान है। यहाँ से विभिन्न समय पर उपाधि प्राप्त वैज्ञानिक आज देश के कई कृषि विश्वविद्यालयों में उप कुलपति हैं। It's a very happy occasion because I think the mother of all agriculture universities in India, the IRI, ये बड़ी खुशी का अवसर है क्योंकि भारत के सभी विश्वविद्यालयों की जननी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसकी आयु 109 वर्ष हो गई है, ये 1905 में स्थापित की गई थी। ये संस्थान आज विश्व के भूख से लड़ने वाले महान योद्धा को सम्मान दे रही है, डॉक्टर ग्रेजियानो डा सिल्वा को। मुझे बड़ी खुशी है कि इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। डॉक्टर ग्रेजियानो का उच्च कोटि का ज्ञान व्यक्तिगत है, न कि किताबी। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की महान उपलब्धियों की प्रशंसा की और उसके गरिमामय इतिहास का भी उल्लेख किया।
crops, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने शुरुआत से ही कई फसलों पर, विशेष तौर पर गेहूं पर बहुत अच्छा काम किया है। इस समय 60 से 70% गेहूं उत्पादित क्षेत्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निकाली गई गेहूं की किस्मों का है। देखा जाए तो यह संस्थान की एक और उपलब्धि है। यही नहीं, संस्थान द्वारा विश्व स्तरीय विभूतियों को भी यथार्थ उपाधि देकर सम्मानित किया गया है। यह विशिष्ट अवसर था जब संस्थान द्वारा डॉक्टर सिल्वा को विज्ञान वरिधि यानी डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानद उपाधि से नवाजा गया। ज्ञात हो कि अब तक 13 विद्वानों को यह उपाधि प्रदान की जा चुकी है और डॉक्टर सिल्वा उपाधि प्राप्त करने वाले 14वें व्यक्ति हैं। जीरो हंगर यानी भूख का उन्मूलन करने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने वाले डॉक्टर सिल्वा को दिल्ली में भूख के खिलाफ विशेष जंग लड़ते हुए सफलता हासिल हुई और अब खाद्य एवं कृषि संगठन को आधार बनाते हुए इस दिशा में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर सिल्वा का मानना है कि यदि सभी देश इस दिशा में मिलजुल कर कार्य करें तो विश्व को भूख मुक्त किया जा सकता है। अपने संभाषण में डॉक्टर सिल्वा ने सम्मानित किए जाने को एक गौरवमयी घटना बताया। साथ ही खाद्य सुरक्षा की दिशा में भारत के विशिष्ट प्रयासों की भी सराहना की। इस मौके पर हमारे प्रतिनिधि द्वारा विशेष साक्षात्कार किया गया तो डॉक्टर सिल्वा अति प्रसन्न मुद्रा में बोले, निश्चय ही खेतीबाड़ी में परिवार की विशिष्ट भूमिका है। आपका प्रश्न बहुत ही सटीक है। हम मानते हैं कि आज धरती को बचाना अंतर्राष्ट्रीय चुनौती है और उससे भी बड़ी चुनौती है इस धरती से खाद्यान्न प्राप्त करने की, ताकि विश्व की जनसंख्या का पोषण किया जा सके। इस दिशा में भारत के प्रयास एक उदाहरण है। One of the main achievements that we came together in the Rio Plus 20 conference was that there will be no sustainable world if someone is left behind. So, sustainable development means inclusive development. We cannot achieve a sustainable world with poor people that don't have enough to eat, because they will destroy the natural resource to get what they need to eat. So, this concept of framework that sustainability include all, no one should left behind, is also part of a comprehensive approach of food security. निश्चित ही यह समारोह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के उसकी कृषि उपलब्धियों को उजागर करने का मौका है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुखिया को सम्मानित करना भी था। आज खाद्य सुरक्षा की दिशा में भारत के प्रयास उल्लेखनीय हैं, जो हमें विश्व स्तर पर सम्मानित स्थान दिलाते हैं। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd
और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषि-दर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप पत्रों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक ज़रूर भेजेंगे। अगर आपकी कृषि से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, कोई जिज्ञासा हो, तो पत्रों के माध्यम से ही नहीं बल्कि फेसबुक, ईमेल और ट्विटर के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में कुछ और नई कृषि जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ नमस्कार।